हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड टेस्ट सीरीज पार्ट 58 के बारे में। इससे पहले दोस्तों, हमारी जो ये उत्तराखंड की टेस्ट सीरीज है यह पोस्टमार्टम क्लास के नाम से जानी जाती है, जिसमें हम 10 प्रश्नों के बारे में बात करते हैं और 10 प्रश्नों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जो कि आपके यूके ट्रिपल एस सी और यूके पीएससी के आगामी एग्जाम्स में आ सकते हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करते हुए चलते हैं। अगर आपने इससे पहले के 57 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप उन पार्ट्स को जरूर देख लीजिएगा। और जितनी भी चीज़ें आपको इसमें व्याख्या के रूप में बताई जाती है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती हैं। और दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है। बीच में आपकी सीरीज थोड़ा सा ब्रेक हो गई थी क्योंकि थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब था, अभी सब कुछ ओके है। और आपकी जितनी भी सीरीजेस थी आप धीरे धीरे वो सारी सीरीजेस आपकी कंटिन्यू चलने वाली हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों, हमने उत्तराखंड की एक नई एप्लीकेशन भी बनाई हुई है जो कि हमारे ही चैनल के नाम से है, उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक। आप प्ले स्टोर पे जाके उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर भी आपको कई सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, मॉक टेस्ट, फ्री क्विजेस आदि जो डाटा है वह प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और धीरे धीरे वो डाटा ज़्यादा भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। और कुछ लोग जो हमारे उत्तराखंड और हिंदी के ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में लगातार पूछते रहते हैं, वो लोग भी वहाँ पर जाकर एप्लीकेशन में जाकर के वो कंप्लीट कोर्स बाय कर सकते हैं। वहाँ पर आपका कंप्लीट कोर्स अपलोड कर दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड टेस्ट सीरीज पार्ट 58 पोस्टमार्टम क्लास। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चंद्र सिंह गढ़वाली अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून, हरिद्वार, श्रीनगर या ऋषिकेश? तो चंद्र सिंह गढ़वाली अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में स्थित है। और ऋषिकेश कहाँ पड़ता है? देहरादून जनपद में पड़ता है। और काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है दोस्तों, पहले भी ये यूकेपीएससी के द्वारा एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहीं से एक और प्रश्न आता है हमारा दोस्तों कि चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? देखिए, ये तो है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ये ऋषिकेश में स्थित है। और यही प्रश्न पूछा जाएगा कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में। मेडिकल कॉलेज पूछेगा तो कहाँ पे? श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में। अब देखिए दोस्तों, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, जिन्हें पेशावर कांड के नायक के रूप में भी जाना जाता है। और काफी बार वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी से एग्जाम में प्रश्न बने हुए हैं। जैसे कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना से प्रश्न बना हुआ है। इसी प्रकार वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जिन्हें दोस्तों पेशावर कांड का नायक कहा जाता है, तो पेशावर कांड की घटना कब हुई थी ये भी प्रश्न बना है। 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड की घटना हुई थी। और 23 अप्रैल को पेशावर कांड की घटना के कारण ही 23 अप्रैल को गढ़वाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किसने करी थी? मोतीलाल नेहरू जी ने करी थी। अब वीर चंद्र सिंह गढ़वाली गढ़वाल राइफल्स की कौन सी टुकड़ी के सदस्य थे? तो 2/18 टुकड़ी के ये सदस्य थे। इनका जन्म कब हुआ था? 25 दिसंबर 1891 को दोस्तों पौड़ी गढ़वाल जनपद में इनका जन्म हुआ था। और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम काफी बार एग्जाम में पूछा था दोस्तों, तो इनका वास्तविक नाम था चंद्र सिंह भंडारी, चंद्र सिंह भंडारी। और इन्हें गढ़वाली की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी जी ने इन्हें गढ़वाली की उपाधि दी थी। इनके पिताजी का नाम था या जलौद सिंह भंडारी। ये गढ़वाल राइफल्स की 2/18 टुकड़े के सदस्य थे। अब यहीं से दोस्तों एक और प्रश्न कभी कभी पूछ दिया जाता है कि पेशावर कांड की जो घटना 23 अप्रैल 1930 को हुई थी, तो उसमें निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की सेना की टुकड़ी ने। तो इनको निहत्थे अफगानियों पर गोली चलाने का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो कैप्टन रिकेट की अगुवाई में ये गए थे अफगान। और कैप्टन रिकेट ने इन्हें आर्डर दिया था कि निहत्थे अफगानी सैनिकों पर गोली चलाने के लिए, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। इसी कारण इस घटना को पेशावर कांड की घटना के नाम से भी जाना जाता है, जिसके लिए इन पर मुकदमा, राजद्रोह का मुकदमा भी दर्ज हुआ था। और ये करीबन करीब 11 या 11.5 साल जेल में भी बंद हुए थे। 1994 में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी पर डाक टिकट भी जारी किया गया और इन्हें पेशावर कांड के महानायक के रूप में जाना जाता है। एट लास्ट में दोस्तों 1 अक्टूबर 1979 को इनकी मृत्यु भी हो गई। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? ऋषिकेश में स्थित है। बाकी जो भी व्याख्या है आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं और जो भी चीज़ें आपको बताई गई है वो आप नोट डाउन जरूर करें। अगला और अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि भारत सरकार ने चमोली, उत्तरकाशी तथा पिथौरागढ़ जनपदों को सरकारी गजट में उत्तराखंड के रूप में किस वर्ष मान्यता दी थी? तो चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, ये दोस्तों प्रश्न पूछे जाने का देखिए थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज है कि सरकारी गजट में कब मान्यता मिली, यानी कि डायरेक्टली पूछा जा रहा है कि इन्हें जिला कब घोषित किया गया। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि 24 फरवरी 1960 को हमारे 3 नए जनपद अस्तित्व में आए थे, पिथौरागढ़ जनपद,
उत्तरकाशी जनपद और चमोली जनपद, और इन्हें सरकारी गजट में उत्तराखंड के रूप में, मतलब उस टाइम पे तो उत्तर प्रदेश के जनपदों के रूप में मान्यता मिली थी, लेकिन बाद में जाके अभी हमारे ये उत्तराखंड के अंतर्गत आ गए हैं, इसलिए चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जनपदों को सरकारी गजट में मान्यता मिली थी कब? 1960 में। और चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जनपद का गठन कब हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, 24 फरवरी 1960 को इनका गठन हुआ था। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में ही पूछा जा चुका है। इसी कारण 24 फरवरी को दोस्तों चमोली स्थापना दिवस, उत्तरकाशी स्थापना दिवस और पिथौरागढ़ स्थापना दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों आपको उत्तराखंड के जितने भी हमारे 13 जनपद हैं, सभी जनपदों की स्थापना याद होनी चाहिए कि किस जनपद की स्थापना कब हुई, उसे कौन से मंडल से उत्तराखंड में शामिल किया गया। जैसे कि एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि हरिद्वार को किस मंडल से उत्तराखंड में शामिल किया गया, देहरादून को किस मंडल से उत्तराखंड में शामिल किया गया, या बागेश्वर जनपद की स्थापना कब हुई, चमोली जनपद की स्थापना कब हुई, देहरादून जनपद की स्थापना कब हुई, कब उसे उत्तराखंड में शामिल किया गया, कौन से मंडल से शामिल किया गया, पौड़ी गढ़वाल जनपद की स्थापना कब हुई। ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस काफी बार एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, इसलिए आपको इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से करना है। और लगभग लगभग जितने भी हमारे जनपद हैं, मैं आपको इससे पहले की पोस्टमार्टम क्लासेस में भी बता चुका हूं, सभी जनपदों के स्थापना वर्ष, तो जितने भी जनपद हैं उन सभी के स्थापना वर्ष आप लोगों को याद होने चाहिए, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसके साथ व्याख्या भी दी गई है, आप पढ़ सकते हैं कि पहली बार पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग कब उठी थी, मतलब पृथक पर्वतीय जनपद की मांग कब उठी थी? 1897 पृथक राज्य की मांग। उसके बाद में 1938 में श्रीनगर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो हमारा विशेष अधिवेशन था, उसमें भी पृथक राज्य बनाने की मांग उठाई गई थी। और 1946 में बद्रीदत्त पांडे ने पर्वतीय क्षेत्र के लिए एक पृथक प्रशासनिक इकाई का प्रस्ताव भी रखा था। हल्द्वानी में, जब हमारा हल्द्वानी में सम्मेलन चल रहा था, उस टाइम पे बद्रीदत्त पांडे के द्वारा पृथक राज्य या प्रशासनिक इकाई की मांग के लिए सर्वप्रथम एक प्रस्ताव रखा गया था। और ये प्रस्ताव को अस्वीकार किसने किया था? तो प्रस्ताव को अस्वीकार किया था गोविंद वल्लभ पंत जी ने, क्योंकि गोविंद वल्लभ पंत जी का ये मानना था कि अगर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के साथ में रहेगा तो उत्तर प्रदेश के विकास के साथ साथ उत्तराखंड का भी विकास होगा, लेकिन अगर इसे एक पृथक पर्वतीय जनपद बना दिया जाएगा या राज्य बना दिया जाएगा तो वहां से इसका विकास रुक जाएगा। ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि पहली बार उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग 1897 में उठी, उसके बाद में 1938 में उठी। अभी परीक्षा वाणी में आपको डायरेक्टली 1938 मिलेगा कि प्रथम बार उत्तराखंड पृथक राज्य बनाने की मांग 1938 में श्रीनगर के कांग्रेस अधिवेशन में उठाई गई। ठीक है, लेकिन ये प्रश्न हमारा थोड़ा सा गलत हो जाता है, क्योंकि 1938 से पहले 1897 में सबसे पहले एक पृथक राज्य की मांग उठाई गई थी। पंडित ज्वालादत्त जोशी जी और एक दो लोग और थे इनके साथ में, पांडे जी, जो जोशी जी, इन लोगों के द्वारा इनकी मांग उठाई गई थी। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं दोस्तों, ये आपको डायरेक्टली याद रहने चाहिए। आगे बात करते हैं। तीसरा प्रश्न अच्छा प्रश्न है कि बगड़वाल नृत्य जीतू बगड़वाल की स्मृति में जो मनाया जाता है वह किस घाटी में किया जाता है? और यह प्रश्न दोस्तों यूके SSC के द्वारा एक बीच में एग्जाम हुआ था, मतलब क्लर्क लेवल का ही था, ग्रेजुएशन बेस पे, उसमें भी पूछा गया। तो बगड़वाल नृत्य जो कि जीतू बगड़वाल की स्मृति में किया जाता है, किस घाटी में किया जाता है दोस्तों? तो नीति घाटी से संबंधित है क्या बगड़वाल नृत्य। और उत्तराखंड के नृत्य और गीत दोस्तों, जो हमारा ये आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन है, ये आपको जरूर याद रहना चाहिए। अब नीति घाटी कहाँ पड़ती है? चमोली में दोस्तों हमारी नीति घाटी पड़ती है। अब दोस्तों बगड़वाल नृत्य का संबंध वैसे बहुत बार आप पढ़ेंगे कि इनका संबंध रुद्रप्रयाग जनपद से भी माना जाता है, लेकिन अगर घाटी पूछा जाएगा तो घाटी में हमेशा आपको आंसर नीति घाटी ही करना है। नीति घाटी कहाँ पड़ती है? चमोली में। और नीति घाटी से संबंधित है बगड़वाल नृत्य का संबंध, जो कि जीतू बगड़वाल की स्मृति में क्या आता है। माणा घाटी कहाँ पड़ती है? माणा घाटी भी चमोली में पड़ती है। और दारमा घाटी कहाँ पड़ती है दोस्तों? दारमा घाटी हमारी पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अब दोस्तों दारमा घाटी से ही एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, और प्रश्न इस प्रकार से था, ये प्रश्न आप नोट कर लीजिएगा कि किस स्थान से रंग संस्कृति जुड़ी हुई है, किस स्थान से रंग संस्कृति जुड़ी हुई है। और दोस्तों वहां पर ऑप्शन दारमा घाटी ना दे करके ऑप्शन में थोड़ा सा दे दिया था धर्मा घाटी। और अगर आप एक्चुअलिटी में देखेंगे तो उत्तराखंड में धर्मा घाटी कहीं है ही नहीं, दारमा घाटी को ही धर्मा घाटी के नाम से जाना जाता है, जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है। और रंग संस्कृति का संबंध हमारा भोटिया जाति के जो सौका लोग थे उसकी उपजाति से माना जाता है। तो रंग संस्कृति, जो भोटा सौका हुणिया व्यापार होता था पिथौरागढ़ जनपद से उस टाइम पे, उसे ही रंग संस्कृति से जुड़े हुए स्थान के रूप में जाना जाता था, जिसके लिए हमारी दारमा घाटी या धर्मा घाटी प्रसिद्ध थी। तो ये सारे फैक्ट्स दोस्तों आपको याद रखने हैं। अब बगड़वाल नृत्य नीति घाटी में क्या था? नीति घाटी कहाँ स्थित है? चमोली जनपद में स्थित है। दारमा घाटी या धर्मा घाटी के बारे में मैंने आपको एक प्रश्न बता दिया कि रंग संस्कृति जुड़ी हुई है कहाँ से? धर्मा घाटी से। अब देखिए दोस्तों उत्तराखंड में कई सारे नृत्य हैं, आप लोग बुक्स में पढ़ लीजिएगा। लंगवीर नृत्य, तांदे नृत्य, झुमेलो नृत्य, चांचरी नृत्य, बैर नृत्य, रणभूत नृत्य और सिपैया नृत्य, चौफला नृत्य, मंडाण नृत्य
और सरौ नृत्य, ये विभिन्न प्रकार के जो नृत्य हैं यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। और इससे पहले भी मैं आपको काफ़ी बार इन नृत्यों के बारे में बता चुका हूँ, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण ये चौफला नृत्य, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। श्रृंगार प्रधान नृत्य है, ऐसे ही पूछ देगा। मंडार नृत्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो मंडार नृत्य को केदार नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। बैर नृत्य, नृत्य क्या है, यह एक प्रयोगात्मक गीत नृत्य के रूप से जाना जाता है। पांडव नृत्य, ये मंडाण की तरह किया जाने वाला नृत्य है। रणभूत नृत्य, भड़ों की याद में किया जाने वाला नृत्य है। गुजर नृत्य, ये भी नीति घाटी से संबंधित नृत्य के रूप में माना जाता है। और नाटी नृत्य भी इसे कहा जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप के जो नृत्य हैं, ये आप लोग बुक से पढ़ लीजिएगा। हर एग्जाम में आपको नृत्य या गीतों से भी एक प्रश्न देखने को मिलता है, ठीक है। और पांडव लोक नृत्य, यहीं से एक प्रश्न बनता है कि पांडव लोक नृत्य का संबंध किस जनपद से है, तो रुद्रप्रयाग जनपद से ही संबंधित है। तो जीतू बगड़वाल या बगड़वाल नृत्य में आपको याद रखना है, घाटी पूछेगा तो नीति घाटी, लेकिन जनपद पूछेगा तो रुद्रप्रयाग जनपद से संबंधित है। और रुद्रप्रयाग हमारा सबसे कम विकास खंडों वाला जिला है, आपको बताइए। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर हमारा रुद्रप्रयाग स्थित है। और रुद्रप्रयाग में ही प्रसिद्ध है क्या, पांडव लोक नृत्य, ठीक है। और रुद्रप्रयाग जनपद की स्थापना कब हुई थी, 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला हमारा चौथा प्रश्न है दोस्तों, ये भी अच्छा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि जो भी ये संस्थान दिए गए हैं, बताना है आपको कि कौन सा कथन इसमें से असत्य है। तो पहला है गन्ना अनुसंधान केंद्र, तो गन्ना अनुसंधान केंद्र हरिद्वार, उत्तराखंड संस्कृत अकादमी हरिद्वार, गन्ना विकास संस्थान हरिद्वार, राजकीय प्रेस रुड़की, या फिर उर्दू फारसी अकादमी, ये हमारी कल्याण शरीफ में स्थित है। तो कौन सा कथन असत्य है पूछा गया दोस्तों, तो देखिए गन्ना अनुसंधान केंद्र हरिद्वार में स्थित है, बिल्कुल सही है। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी भी हरिद्वार में ही स्थित है। वहीं दोस्तों गन्ना विकास संस्थान, ये हमारा असत्य हो जाएगा, क्योंकि गन्ना विकास संस्थान हरिद्वार में स्थित ना होकर कहाँ पे स्थित है, काशीपुर में स्थित है। तो कौन सा कथन असत्य है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर असत्य है, क्योंकि गन्ना विकास संस्थान कहाँ है, काशीपुर में स्थित है। राजकीय प्रेस हमारी रुड़की में ही स्थित है। और उर्दू फारसी अकादमी कहाँ स्थित है हमारी, यह कलियर शरीफ रुड़की हरिद्वार जनपद में ही स्थित है। ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, स्पेशली संस्थानों से भी ये प्रश्न आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है पांचवा, कि नक्षत्र वेधशाला की स्थापना कब की गई थी, अगस्त 1957, अक्टूबर 1947, अगस्त 1946, या सितंबर 1956। ये भी दोस्तों काफी अच्छा प्रश्न है, तो और एग्जाम में भी पूछा गया है। तो हिमालय नक्षत्र वेधशाला, यहाँ पर आप हिमालय नक्षत्र वेधशाला डाल दीजिएगा। इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों कब, 1946 में। और 1946 में भी कब, अगस्त 1946 में हिमालय नक्षत्र वेधशाला की स्थापना की गई थी। अब हिमालय नक्षत्र वेधशाला कहाँ स्थित है, देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल में हिमालय नक्षत्र वेधशाला स्थित है। और हिमालय नक्षत्र वेधशाला की स्थापना किसने करी थी, चक्रधर जोशी जी के द्वारा। हिमालय नक्षत्र आचार्य चक्रधर जोशी जी के द्वारा देवप्रयाग में अगस्त 1946 में हिमालय नक्षत्र वेधशाला की स्थापना की गई थी। अब देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में दोस्तों दो नक्षत्र वेधशालाएं हैं। एक तो है हमारी देवप्रयाग में, जिसे हम हिमालय नक्षत्र वेधशाला के नाम से जानते हैं, और दूसरी जो हमारी नक्षत्र वेधशाला है वो है नैनीताल जनपद में स्थित, जिसे हम आर्यभट्ट प्रेक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान या एरीज नाम से भी जानते हैं, जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी। 1955 में नैनीताल स्थानांतरित हुआ था। 1961 में फिर वहां से मंदेरा पहाड़ी पर, मंदेरा पीक पर उसे स्थानांतरित कर दिया गया था। तो दो नक्षत्र वेधशालाएं हैं। एरीज के बारे में आपको इससे पहले की सीरीज में काफी बार बता चुका हूं। तो एरीज को भी कभी कभी वेधशाला के नाम से या राजकीय वेधशाला के नाम से भी जाना जाता है। और वहीं नक्षत्र वेधशाला पूछेगा तो वो देवप्रयाग में स्थित है। ये दोनों फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए, ऑप्शन पर यह क्वेश्चन आपका फिर डिपेंड करेगा। और पहले जो प्रश्न पूछा गया है, या तो उसमें आपका नैनीताल ही ऑप्शन में आपको मिलेगा, या फिर आपको देवप्रयाग ही ऑप्शन में मिलेगा। अब देखिए, टिहरी के देवप्रयाग में हिमालय नक्षत्र वेधशाला स्थित है, जिसकी स्थापना 1946 में चक्रधर जोशी जी के द्वारा की गई थी। और नैनीताल में हमारी दूसरी नक्षत्र वेधशाला स्थित है, जिसे हम एरीज नाम से जानते हैं, आर्यभट्ट प्रेक्षेपण शोध विज्ञान संस्थान नाम से, जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी वाराणसी में। 1955 में इसका मुख्यालय कहां पे, नैनीताल स्थानांतरित किया गया था, ठीक है। इनके बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अगला दोस्तों एक और क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है, टिहरी से ही संबंधित है, कि सैमियर नाट्य क्लब, अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये भी, कि सैमियर नाट्य क्लब की स्थापना कब की गई थी। 1917 में सैमियर नाट्य क्लब की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, भवानी दत्त उनियाल जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये सारे फैक्ट्स आपको दोस्तों याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा छठा क्वेश्चन है कि महिला सशक्तिकरण हेतु राज्य में जेंडर बजट की व्यवस्था की गई है। इसके तहत राज्य बजट का कितना प्रतिशत महिला एवं बाल विकास पर खर्च करने का प्रावधान किया गया है। यह भी दोस्तों काफी अच्छा क्वेश्चन है कि जो हमारी जेंडर बजट व्यवस्था है महिला सशक्तिकरण हेतु राज्य में की गई है, इसके तहत महिला एवं बाल विकास पर कुल
30% खर्च का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना परसेंट दोस्तों? 30% का प्रावधान यहाँ पे किया गया है। अब यहीं से एक और प्रश्न आता है कि महिला सशक्तिकरण वर्ष कब घोषित किया गया था? तो 2006-7 में, 2006-7 में महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था। इसी के साथ में अगला प्रश्न यहाँ से आता है कि जो हमारी राज्य सेवाएं हैं उसमें महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो महिलाओं को उसमें 30% आरक्षण दिया गया है। वहीं आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि पंचायत, वन पंचायत या फिर ग्राम पंचायतों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो वन पंचायत या स्पेशली पंचायतों में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया है उत्तराखंड में। तो ये तीनों फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। अगर आपसे नॉर्मली पूछा जाता है कि राज्य सेवाओं में महिलाओं के लिए कितना क्षैतिज आरक्षण दिया गया है? 30%। लेकिन पूछा जाता है कि ग्राम पंचायत और वन पंचायत में महिलाओं को कितना परसेंट आरक्षण दिया गया है? तो 50% आरक्षण दिया गया है। और जेंडर व्यवस्था के तहत महिला एवं बाल विकास पर कितने परसेंट खर्च का प्रावधान किया गया? तो 30% खर्च का प्रावधान किया गया है। ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। अब दोस्तों यहीं से आपसे एक प्रश्न ये भी है कि जो वन पंचायत और ग्राम पंचायतें हैं उसमें महिलाओं हेतु 50% आरक्षण की व्यवस्था कब की गई थी और किस मुख्यमंत्री के द्वारा की गई थी? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला हमारा 7वां क्वेश्चन है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि सर्वप्रथम उत्तराखंड पृथक राज्य का प्रस्ताव संसद में किसके द्वारा पेश किया गया था? प्रताप सिंह नेगी, सोवन सिंह जीना, जसवंत सिंह बिष्ट या त्रिपन सिंह नेगी? और ये क्वेश्चन दोस्तों काफी कंफ्यूजिंग है, आपको अलग अलग किताबों में इनकी अलग अलग डिटेल्स मिलेगी, लेकिन जो मैं डाटा यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ये डाटा आपको नोट करना है कि सर्वप्रथम उत्तराखंड पृथक राज्य का प्रस्ताव संसद में दोस्तों प्रताप सिंह नेगी जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? प्रताप सिंह नेगी जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और कब किया गया था? तो 1974 में प्रस्तुत किया गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम पृथक राज्य के प्रस्ताव को लोकसभा में पारित करने वाला, मतलब प्रस्तावित लोकसभा में या संसद में किसके द्वारा पेश किया गया था? संसद की जगह यहाँ पे लोकसभा भी हो सकता है। तो प्रताप सिंह नेगी जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था 1974 में। अब यहीं से दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन ये भी आता है कि उत्तराखंड या उत्तरांचल पृथक राज्य का प्रस्ताव सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कब रखा गया था? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 1990 में जसवंत सिंह बिष्ट के द्वारा रखा गया था, जो कि यूकेडी के उस टाइम पे क्या थे? विधायक थे। और रानीखेत सीट से 1980 में, क्या 1980 या 90 के आसपास में निर्वाचित हुए थे। और 1990 में ही इनके द्वारा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पृथक राज्य का प्रस्ताव रखा गया था। तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा पूछेगा तो वहां पर आपको जसवंत सिंह बिष्ट का याद रखना है नाम और 1990 याद रखना है। लेकिन अगर संसद पूछेगा या लोकसभा पूछेगा तो वहां पर आपको प्रताप सिंह नेगी जी का नाम याद रखना है और 1974 आपको यहां पर याद रखना है। ये सारे फैक्ट्स दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट है। इसके बाद में एक और प्रश्न यहां से दोस्तों बनता है कि उत्तरांचल पृथक राज्य का जो प्रस्ताव था उसे सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने कब पारित किया? रखा तो 1990 में जसवंत सिंह बिष्ट ने, लेकिन सबसे पहली बार कब पारित किया दोस्तों? तो 12 अगस्त 1991 को उसे पारित किया था। और कई बार हमारा उत्तर प्रदेश की विधानसभा से पारित हुआ, फिर लोकसभा में जाता था, लोकसभा में अस्वीकार हो जाता था। उसके बाद में एट लास्ट वन जो सबसे महत्वपूर्ण है और एग्जाम में भी प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि उत्तराखंड पुनर्गठन विधेयक 2000 या उत्तरांचल पृथक राज्य पुनर्गठन विधेयक या पृथक राज्य गठन विधेयक को उत्तर प्रदेश की विधानसभा से कब पारित किया गया? तो 29 मार्च 2000 को इसे उत्तर प्रदेश की विधानसभा से पारित किया गया। उसके बाद में 27 जुलाई सन 2000 को इसे लोकसभा में रखा गया। उसके बाद में 1 अगस्त 2000 को हमारा जो उत्तराखंड राज्य या पृथक राज्य पुनर्गठन विधेयक था उसे लोकसभा के द्वारा मंजूरी दी गई या लोकसभा में पारित किया गया। कब? 1 अगस्त सन 2000 को। और यह प्रश्न एग्जाम में भी पूछा गया है कि उत्तराखंड पृथक राज्य गठन विधेयक को लोकसभा के द्वारा कब मंजूरी दी गई? 1 अगस्त 2000 को दी गई थी। राज्यसभा ने मंजूरी कब दी? तो 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा ने मंजूरी दी। और एट लास्ट वन दोस्तों 28 अगस्त सन 2000 को उत्तराखंड पुनर्गठन विधेयक, उत्तराखंड पृथक राज्य विधेयक या उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को राष्ट्रपति KR नारायण जी के द्वारा पृथक राज्य के रूप में मंजूरी दे दी गई थी। उसके बाद ही सन 9 नवंबर सन 2000 को हमारा उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया था। और जितने भी फैक्ट्स दोस्तों मैंने आपको बताए हैं सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। और ये प्रश्न भी आपको जरूर याद रखना है कि उत्तरांचल या उत्तराखंड पुनर्गठन विधेयक को लोकसभा में कब पेश किया गया, किसके द्वारा पेश किया गया? तो 27 जुलाई सन 2000 को पेश किया गया था। यूकेपीएससी ने प्रश्न पूछा है और गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा इसे पेश किया गया था। ये सारे फैक्ट्स आपको नोट करने हैं दोस्तों। और यहाँ पे लिखा भी गया है कि 1974 में सबसे पहले दोस्तों प्रताप सिंह नेगी जी के द्वारा संसद में या लोकसभा में प्रस्ताव रखा गया था पृथक राज्य के गठन हेतु। ठीक है, 1990 में जसवंत सिंह बिष्ट यूकेडी के विधायक थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पृथक राज्य का पहला प्रस्ताव रखा था। और जसवंत सिंह बिष्ट जो कि यूकेडी से प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जो रानीखेत सीट से 1990 में निर्वाचित
हुए थे, ठीक है। यूकेडी के प्रथम निर्वाचित सदस्य के रूप में भी जसवंत सिंह बिष्ट जी को ही जाना जाता है, ठीक है। और वहीं उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब हुआ था? 1988 में हुआ था। यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल का गठन कब हुआ था? 1979 में हुआ था। ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं और काफी बार मैं पहले भी बता चुका हूँ। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, 8वां क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष से की गई थी? अब सबसे पहले बात आती है कि ये केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान स्थित कहाँ है, ठीक है। तो केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान हमारा हरिद्वार जनपद में स्थित है और हरिद्वार जनपद के अंतर्गत भी कहाँ पे स्थित है? रुड़की में स्थित है। और केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान की स्थापना दोस्तों 1947 में की गई थी, ठीक है। और 1953 में फिर इसे संस्थान का दर्जा दिया गया था। पहले इसे केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्था के नाम से जाना जाता था, उसके बाद में 1953 में इसे संस्थान का दर्जा दिया गया था, लेकिन स्थापना पूछेगा तो आपको 1947 ही टिक करना है। अब देखिए दोस्तों, रुड़की हरिद्वार जनपद के अंतर्गत आता है। तो हरिद्वार जनपद की स्थापना कब हुई थी? 1988 को, या 28 दिसंबर 1988 को हमारी हरिद्वार जनपद की स्थापना हुई थी। उसके बाद में हरिद्वार जनपद की स्थापना उस टाइम पे कहाँ की गई थी दोस्तों? उत्तर प्रदेश के एक जनपद के रूप में की गई थी। उसके बाद में जब हमारे उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ 9 नवंबर सन 2000 को, तो उत्तराखंड राज्य में हरिद्वार जनपद को किस मंडल से शामिल किया गया था? तो सहारनपुर मंडल से शामिल किया गया था 9 नवंबर सन 2000 को, जब उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी। अब यहीं से मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर को उत्तराखंड में शामिल करने का प्रस्ताव किस कमेटी के द्वारा दिया गया था या किस समिति के द्वारा दिया गया था, और इस समिति ने अपना प्रस्ताव कब दिया था? ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। पहले की पोस्टमार्टम क्लासेज में आपको बहुत बार ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब रुड़की में स्थित है केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, जिसकी स्थापना 1947 में हुई थी। इसी के साथ साथ रुड़की में क्या स्थित है दोस्तों? रुड़की में ही हमारा आईआईटी भी स्थित है, ठीक है, जिसे हम एशिया के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भी जानते हैं, और बाद में उसे थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के नाम से भी जाना जाता था। और अभी हाल ही में पहले उसे रुड़की विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। फिर 21 सितंबर सन 2001 को इसे देश के 7वें आईआईटी के रूप में भी दर्जा मिला है। तो आईआईटी भी कहाँ स्थित है? रुड़की में स्थित है। इसी के साथ साथ में दोस्तों बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप बीईजी का मुख्यालय भी कहाँ है? रुड़की में स्थित है। इसी के साथ में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर ये भी हमारा रुड़की में स्थित है। भू विज्ञान एवं भू भौतिकी संग्रहालय भी रुड़की में स्थित है। सर्वेक्षण संग्रहालय भी हमारा रुड़की में ही स्थित है, ठीक है। रुड़की में रुड़की छावनी भी स्थित है। और ये सारे संस्थान आपको रुड़की के याद रखने हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? रुड़की में स्थित है। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। इसी के साथ साथ रुड़की में दोस्तों राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान भी स्थित है। सिंचाई अनुसंधान संस्थान स्थित है, ठीक है। इसी के साथ साथ पीरान कलियर रुड़की में अलाउद्दीन अहमद साबिर साहब की दरगाह स्थित है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है कि पीरान कलियर कहाँ स्थित है? पहले एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया, तो रुड़की में स्थित है, हमारा हरिद्वार जनपद के अंतर्गत। और अलाउद्दीन अहमद साबिर साहब की यहाँ पे दरगाह भी स्थित है। इसी के साथ में उर्दू एवं फारसी अकादमी भी कहाँ स्थित है? पीरान कलियर रुड़की में स्थित है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। बीजी का मुख्यालय भी हमारा रुड़की में स्थित है। बंगाल सैंपर्स एंड माइनर्स का मुख्यालय या इसकी स्थापना भी रुड़की में हुई थी 1853 में, ठीक है। और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान भी कहाँ स्थित है? हमारा रुड़की में स्थित है। सिंचाई अनुसंधान संस्थान भी रुड़की में स्थित है। और केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान भी रुड़की में स्थित है। बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप का मुख्यालय भी हमारा रुड़की में स्थित है। बंगाल सैंपर्स एंड माइनर्स की स्थापना भी रुड़की में हुई थी। सर्वेक्षण संग्रहालय भी हमारा रुड़की में स्थित है। रुड़की से आपको इतने फैक्ट्स याद रखने हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 9वां कि गण रत्न सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गण रत्न सम्मान आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि गण रत्न सम्मान दिया जा रहा है। तो मैक्सिममली दोस्तों ये पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। तो पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को गण रत्न सम्मान दिया जाता है। और यह प्रश्न भी पहले एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है गण रत्न सम्मान के संबंध में। तो आपको याद रखना है कि गण रत्न सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, पर्यावरण से संबंधित कुछ योजनाएं हैं जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो योजना है हमारी वो है पर्यावरण मित्र योजना। पर्यावरण मित्र योजना, जिसकी मतलब इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2006 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? हरक सिंह रावत जी के द्वारा सर्वप्रथम श्रीनगर से पर्यावरण मित्र योजना को शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत खुले में कूड़ा फेंकना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया था और कूड़े और कचरे के निस्तारण से संबंधित नियम भी बनाए गए थे। तो गण रत्न सम्मान पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। और पर्यावरण मित्र योजना की शुरुआत 2006 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? हरक सिंह रावत जी के द्वारा की गई थी। अब पर्यावरण से संबंधित कुछ योजनाएं हैं दोस्तों जो आपको याद रखनी है। देखिए, अभी हाल ही में एक एग्जाम पेपर हुआ था फॉरेस्ट गार्ड का, वहां पर प्रश्न पूछा गया था कि चाल खाल योजना का संबंध किससे है? चाल खाल योजना। तो चाल खाल योजना का संबंध जल संरक्षण से है, यानी कि जल संचयन से चाल खाल योजना का संबंध है। और यह भी पर्यावरण संबंधी योजना ही है, ठीक है।
इसी के साथ साथ में एक और प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि दोस्तों पहला हिमालयन दिवस कब मनाया गया उत्तराखंड में? तो 9 सितंबर सन 2015 को उत्तराखंड में सबसे पहले हिमालय दिवस मनाया गया था, ठीक है, 9 सितंबर को। और 9 सितंबर 2014 को हिमालय दिवस मनाने की घोषणा हुई थी और पहली बार मनाया कब गया था? 2015 में इसे हिमालय दिवस मनाया गया था। ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। इसी के साथ में एक और क्वेश्चन हम आपका इंपोर्टेंट बनता है कि मेरा पहाड़ मेरा धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 2015 में ही मेरा पहाड़ मेरा धन योजना की शुरुआत हुई थी, जो कि पर्यावरण सुरक्षा को बनाने के लिए शुरुआत की गई थी, ठीक है। इसी के साथ साथ में पर्यावरण से संबंधित ये हमारा नमामि गंगे अभियान, जो कि हरिद्वार से शुरू हुआ था। कब हुआ था? 7 जुलाई 2016 को नमामि गंगे अभियान की शुरुआत हरिद्वार से हुई थी। अब देखिए दोस्तों, यहीं से एक और प्रश्न आता है आपका कि पर्यावरण मित्र योजना 2006 मैंने आपको बता दी, ठीक है। और दूसरा, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? 4 नवंबर सन 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। स्पर्श गंगा अभियान, जो कि 17 दिसंबर 2009 को शुरू किया गया था, यह भी पर्यावरण संबंधित ही एक हमारा अभियान था। इसी के साथ साथ निर्मल भारत अभियान, ये भी पर्यावरण से संबंधित अभियान है, जो कि 2017 में राज्य में शुरू किया गया था, ठीक है। और पर्यावरण के क्षेत्र में राज्य सरकार मुख्यतः हमारा गणतंत्र सम्मान देती है। और दूसरा दोस्तों, सीसीआई ग्रीन अवार्ड, सीसीआई ग्रीन अवार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है? ये भी पूछा जा सकता है। तो ये भी पर्यावरण के क्षेत्र से ही संबंधित है, ठीक है। और पर्यावरण सुरक्षा के मतलब में अच्छे कार्य करने हेतु दोस्तों राज्य सरकार के द्वारा पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप अवार्ड भी दिया जाता है। ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। और नमामि गंगे अभियान, ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग है दोस्तों, क्योंकि भारत के संदर्भ में तो ये 2014 में लागू हो गया था ये अभियान, लेकिन उत्तराखंड के संदर्भ में पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है 7 जुलाई 2016 को हरिद्वार से नमामि गंगे अभियान की शुरुआत हुई थी। और हरिद्वार के कौन से मैदान से इस योजना की शुरुआत हुई थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है, क्योंकि अभी हाल ही में जो आबकारी का एग्जाम पेपर हुआ था वहाँ पर यह प्रश्न पूछा जा चुका है। आबकारी या फॉरेस्ट गार्ड का जो तीसरा एग्जाम पेपर हुआ था कि जो नमामि गंगे अभियान है उसकी शुरुआत उत्तराखंड में किस मैदान से की गई थी, और मैं आपको पहले के टेस्ट सीरीज में भी ये बता चुका हूँ। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों कि पहला हिमालयन कॉन्क्लेव का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? देहरादून, मसूरी, हरिद्वार या ऋषिकेश? तो पहला हिमालयन कॉन्क्लेव का आयोजन जुलाई 2019 में दोस्तों मसूरी में किया गया था, ठीक है। वर्तमान में हमारे हिमालयी राज्य कितने हैं दोस्तों? वर्तमान में हमारे 10 हिमालयी राज्य हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जे से हटा दिया गया है और जम्मू कश्मीर अभी केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। पहले 11 हिमालयी राज्य थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं दोस्तों? 10 हैं। लेकिन जब उत्तराखंड को हिमालयी राज्य घोषित किया गया था तो उस टाइम पे 11वें हिमालयी राज्य के रूप में उत्तराखंड का गठन किया गया था। और उसी हिमालयी राज्यों के संदर्भ में ही ये हमारा हिमालय कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। कहाँ पे? मसूरी में। और कब किया गया था? 28 जुलाई 2019 को इस हिमालय कॉन्क्लेव का आयोजन मसूरी में किया गया था। और इसमें टोटल 10 राज्यों ने आपका प्रतिभाग किया था। इसकी व्याख्या आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि आयोजन इसका 28 जुलाई 2019 को हुआ था और हिमालयी राज्यों के विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करने हेतु, जैसे कि आपदा, जल शक्ति, जल संग्रह, पर्यावरण सेवाएं हेतु ही इस हिमालय कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था, ठीक है। और दोस्तों आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, जो आपका होमवर्क का क्वेश्चन है कि कालसी शिलालेख में कितने यवन राजाओं की जानकारी मिलती है? 4, 5, 6, 7? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। और दोस्तों अगर आप ने हमारी एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं करी है तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स जरूर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको फ्री मॉक टेस्ट, पीडीएफ्स और उत्तराखंड के कोर्सेज, उत्तराखंड का कंप्लीट पैकेज भी आपको यहाँ पे मिलेगा। आप लोग एप्लीकेशन में जरूर विजिट कीजिए। इंपोर्टेंट पीडीएफ्स भी मिलेंगी, जो कि और जो हमारी वीडियोज हैं यूट्यूब पे भी जो आपको वीडियोज मिलते हैं वो वीडियोज भी आप एप्लीकेशन के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, कमेंट जरूर करना है और अपने दोस्तों के साथ में वीडियोज़ को जरूर शेयर करना है। तो आज की इस वीडियो में इतना है दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और वीडियोज़ को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि हमें भी जल्द से जल्द आपके लिए वीडियोज़ बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।